जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, मैं आदर्श कुमार सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले अभी आरबी सर आपको जो है मैथ जो पेट में पूछा जाता है ग्राफ का क्वेश्चन, उसको अभी करा कर गए। बहुत ही सरल भाषा में करा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। आप लोग जुड़िए, मैथ को उनसे अच्छे से सीखिए। यहाँ से आपका जो 20 नंबर जो पेट में आता है वो कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और मैथ उनसे पढ़िए। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं मैथ। अभी हम लोग देख रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी जुड़िए और जो आपके साथ हैं उनको बताइए कि सक्सेस सेंटर पर आरबी सर जो है मैथ की क्लास जो यूपी पेट में पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाता है 20 नंबर का, बहुत अच्छे से तैयार करा रहे हैं। साथियों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हिंदी, और इसके पहले हम लोग वर्णमाला में जो स्वर था उसको कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। साथियों, हम बताना चाहते हैं आपको, हमारे इस सक्सेस सेंटर पर, सक्सेस सेंटर की कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट पाल जी जुड़ गए हैं। पाल जी आज से जो है सक्सेस सेंटर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन यहीं बैठकर हमारे स्टूडियो में बैठकर पढ़ेंगे। तो पाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आज से यहाँ बैठकर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा व्यंजन। पाल जी आप भी व्यंजन का हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। आपको पाल जी से मिलाएंगे एक दिन, ज़रूर ही आपको पाल जी की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको भी बताया जाएगा इस यूट्यूब पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज व्यंजन। तो बात करते हैं व्यंजन कहते हैं किसे हैं। तो हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिया था। स्वर जो है इसके पहले वीडियो आप 3 वीडियो देखिएगा, स्वर पूरी तरह से कंप्लीट है। आप उसके बाद स्वर का प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो किसी अन्य वर्डों की सहायता से बोले जाते हैं। आप लोग बताइए, व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। या आप लोग बता दीजिएगा कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ये तो हुई व्यंजन की परिभाषा। कोई भी व्यंजन पूछे किसे कहते हैं तो आप लोग बताइए, स्वरों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। या जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। या आप ये भी बता सकते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में मुख में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो आप लोग इसको बताइएगा। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि व्यंजन कितने वर्ड, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं। तो आप लोग नोट करिए मेरे साथ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है। कितनी है? 39 है। कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। पच्चीस तो स्पष्ट व्यंजन हो गए हमारे, और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए।
अंतः व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और 2 क्या होते हैं हमारे, द्विगुण व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। क्या होती है, 25 तो बताएंगे आप लोग स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतः व्यंजन बताएंगे, 4 ऊष्म व्यंजन बताएंगे और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप लोग 39 बताएंगे। और एक चीज़ और है, आप लोग नोट करिएगा, अगर पूछ ले कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। कहाँ से कहाँ तक माना गया, इसको माना जाता है का से हा तक। अभी हम लोग लिख कर देखेंगे का से हा तक। देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अगर पूछे परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 33 बताएंगे। और कहाँ से कहाँ तक, का से हा तक, इसको आप लोग नोट करिएगा एक बार। आप लोग बताइए, स्वरों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39, 39 बताएंगे आप। कौन कौन से होते हैं आप बताइए, 4 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतः व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कहाँ से कहाँ तक, का से हा तक। इसको हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग इसको देखेंगे व्यंजन को अच्छे तरीके से। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोगों ने देखा कि वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के जो है व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि बिना स्वरों के, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है। जिसे हम आधा व्यंजन कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं। जैसे का हम लोग बोल रहे हैं तो अंत में आ रहा है, वो क्या है, स्वर है। आज का के साथ, यहाँ पर का के साथ जो है स्वर जो है जुड़ा है, ये क्या है, एक पूर्ण व्यंजन है। लेकिन जब हम इस तरह से लिख देंगे, का को हलंत लगा देंगे, इसको हम कहते हैं आधा व्यंजन। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है का के साथ जो है स्वर जो है जुड़ा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आधा व्यंजन कहते हैं। तो का क्या है, का यहाँ पर आधा है। अब इसको कहेंगे आधा व्यंजन।
और एक चीज़ और जान लीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन के साथ जो है आ स्वर जुड़ा होता है। प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है? आ स्वर जुड़ा होता है। तो आप लोग लिखिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के साथ, प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा होता है। आ स्वर जुड़ा होता है। आ स्वर जुड़ा होता है। जिन व्यंजनों के साथ, जिन व्यंजनों के साथ आ स्वर जुड़ा होता है, उसके नीचे हलंत, इस तरह से हल का चिन्ह लगेगा, हलंत का, नहीं लगाते हैं। आप लोग बताइएगा, प्रत्येक व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा होता है और जिन व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा होता है उसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। जैसे का के साथ आज आ जुड़ा है, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। जैसे का क्या है? पूर्ण है। अब इसको हम लोग जब आधा करेंगे तो क्या कहते हैं? इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो जिन व्यंजनों के साथ आ स्वर जुड़ा होता है उसके, जिन व्यंजनों के साथ आ स्वर जुड़ा होता है उसके नीचे हलंत नहीं लगाते। देखिए, इसके साथ आ जुड़ा है, इसके लिए, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगा, लेकिन इसके साथ आज आ नहीं जुड़ा है, इसलिए इसके नीचे क्या लगा दिए हैं? हम लोग हलंत लगा दिए हैं। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में, कौन कौन से व्यंजन हमारे, जो 39 व्यंजन हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहले जानिएगा आप, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, किया, ता, था, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, देखते हैं। हाँ, ये है हमारे व्यंजन, ये हमारे हैं व्यंजन। इसको देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। कोई पूछेगा तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 25 बताइएगा। 1 2 3 4 5। देखिए, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। इस स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 25।
इसी को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, 1 2 3 4, इसलिए क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये हमारा कहलाता है अंतः व्यंजन। क्या कहलाता है, अंतः व्यंजन। अंतः व्यंजन कौन कौन से हैं, या रा ला वा, ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और ये है हमारे द्विगुण व्यंजन। तो इस तरह से हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। देखिए 4 ए हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे और 2 आपके क्या होंगे, द्विगुण व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग बताएंगे 39। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतः व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। अगर परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग 33 बताएंगे। और कहाँ तक बताएंगे, ये स्पर्शी व्यंजन और अंतः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, हमारे परंपरागत रूप से व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन जो है 2 व्यंजनों से मिलाकर बने होते हैं, इसलिए हम इसमें परंपरागत व्यंजन में इसको नहीं गिनते हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो तब आप 39 बताएंगे। और पूछेगा परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 33 बताएंगे। कौन कौन से बता जाइए। 25 स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन को वर्ग है। इसको कहेंगे हम का वर्ग, इसको कहेंगे चा वर्ग, इसको कहेंगे टा वर्ग, इसको कहेंगे टा वर्ग, इसको कहेंगे पा वर्ग। और ये क्या है, ये है अंतः व्यंजन। अंतः व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो बताइएगा आप लोग, या रा ला वा। अगर पूछेगा ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं तो बताइए शा शा सा हा। और पूछेगा संयुक्त व्यंजन कौन से हैं तो छा त्रा स्रा ज्ञा। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं तो आप बताइएगा ढा और ढा। तो इसको बताएंगे आप लोग, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। उसके बाद हम प्रत्येक वर्ग को एक एक वर्ग को पढ़ेंगे और उसमें एक कोई ना कोई विशेषता को देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि स्पर्श व्यंजन की या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतः व्यंजन कौन होते हैं, या रा ला वा। अंतः व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो 4 बताएंगे, शा शा सा हा। और संयुक्त व्यंजन बताएंगे छा त्रंग स्रा ज्ञा और ढा और अड़ा क्या बताएंगे, द्विगुण व्यंजन बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। एक क्या है, एक का वर्ग है, एक क्या है, चा वर्ग है और एक टा वर्ग है। मैं का वर्ग बताऊंगा तो आप जानिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ का खा गा घा अंगा। और मैं चा वर्ग बोलूँगा तो चा छा जा झा इया, मैं वर्ग बोलूँगा। अब हम लोग प्रत्येक वर्ग में कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग देखते हैं पहला हमारा वर्ग कौन था, का वर्ग था। का वर्ग। और का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा ङा। तो हम लोग देखेंगे पहला वर्ग क्या है हमारा, का वर्ग। और इसको कहते हैं का खा गा घा अंगा। तो हम इसमें पहली विशेषताएं देखेंगे। तो हमारे हिंदी में कुछ जो है बिंदु होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी रख देते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं शिरोरेखा और इसको हम लोग कहते हैं खड़ी पाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको शिरोरेखा कहेंगे और इसको कहेंगे खड़ी पाई। अगर शिरोरेखा के एक देखिए एक बिंदु होता है, जहाँ एक तो यहाँ पर लगा हो शिरोरेखा के ऊपर, एक बिंदु यहाँ पर लगा होता है, एक बिंदु यहाँ पर लगा होता है और एक बिंदु यहाँ पर लगा होता है और एक बिंदु होता है, 2 बिंदु एक साथ आते हैं। इसको आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको पहले चारों की बात हम लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं। जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और जो
खड़ी पाई के पीछे लगा, इसको कहते हैं हम पंचमा अक्षर बिंदु। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर बिंदु। पूरे हिंदी की वर्णमाला पे केवल एक अक्षरों पर यह बिंदु लगा होता है, वो कौन सा है? वो है एंगा। इसी पे लगा होता है पंचमा अक्षर बिंदु। पूरे हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही किस पे वर्ड पर लगा होता है? एंगा पर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो नीचे जो बिंदु लगा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ताड़न जात बिंदु। क्या कहते हैं? ताड़न जात बिंदु। और जो ये आगे बिंदु लगा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। ये 4 बिंदु है। इसको ऊपर जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार। जो एक खड़ी पाई के पीछे लगा होता है पंचमा अक्षर बिंदु। पूरे हिंदी वर्णमाला के केवल एक वर्ड पर लगा होता है, किसमें? एंगा पर, पंचमा अक्षर बिंदु। और जो नीचे लगा होता है, एक खड़ी पाई के एकदम नीचे लगा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु को क्या कहेंगे? ताड़न जात बिंदु। और जो आगे लगा होता है उसे क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। कहा गया कि नुक्ता चिन्ह जिन वर्णों के आगे लगा होता है उसे अरबी, फारसी वर्ड कहते हैं। नुक्ता चिन्ह जिन वर्णों के आगे लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अरबी फारसी वर्ड कहते हैं। तो आप देखते हैं हमारे हिंदी में अरबी फारसी वर्ड कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा का, एक होता है हमारा खा, एक होता है हमारा गा, एक होता है जा, एक होता है फा। इन वर्णों के आगे देखिए नुक्ता चिन्ह लगा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अरबी फारसी वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अरबी फारसी वर्ड कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूछेगा अरबी फारसी वर्ड कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा का, खा, गा, जा, फा। तो क्या होते हैं? इनकी आगे क्यों है? क्योंकि इनकी आगे क्या लगा है? नुक्ता चिन्ह लगा है। लेकिन एनसीईआरटी की बात किया जाए तो आप लोग इसको नोट करिएगा। इस बार बताते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने 3 ही वर्डों को अरबी फारसी वर्ड माना है। तो पूछे, अगर एनसीईआरटी के अनुसार पूछेगा, एनसीईआरटी के अनुसार पूछेगा तो कौन कौन से होते हैं? इसमें 3 आते हैं। हमारा आता है खा, गा और जा। खा आता है, जा आता है और फा। अगर एनसीईआरटी के अनुसार पूछे जाएगा तो हमारे 3 वर्ड कौन कौन से अरबी फारसी में होते हैं? खा, जा, फा। खा, जा, फा। और हिंदी में अगर पूछेगा कि कितने अरबी फारसी वर्ड होते हैं तो आप 5 बताएंगे। कौन कौन से बताइए? का, खा, गा, जा, फा। और एनसीईआरटी के अनुसार 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खा, जा, फा। एनसीईआरटी ने 3 माना है। कौन कौन से माना है? आप लोग याद रहे, खा, जा, फा। खा, जा, फा को ही एनसीईआरटी ने अरबी फारसी वर्ड माना है। और होते कितने हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, जा, फा। तो आप लोग इस बिंदु के बारे में अच्छे से जान लीजिए कि जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जो एक पीछे बिंदु लगा होता है उसे पंचमा अक्षर बिंदु कहते हैं। पूरे हिंदी वर्णमाला के केवल एक वर्णों पर ये लगा होता है। जो किसी व्यंजन के नीचे लगा होता है उसे क्या कहते हैं? ताड़नजात बिंदु कहते हैं। जो वर्ण के आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में पूछेगा हिंदी वर्णमाला में पूछेगा कि अरबी फारसी वर्ड कितने होते हैं, तो आप लोग कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। और एनसीईआरटी में के अनुसार एनसीईआरटी में कितने माना है? 3 माना। कौन कौन से माना है? खा जा फा को। फिर से आप लोग देखिएगा कि एनसीईआरटी ने 3 माना है। कौन कौन से माना है? खा जा फा। पाल जी एनसीईआरटी ने कितने माना है? तो 3 माना है। पाल जी भी नोट कर रहे हैं, आप भी देखिएगा कि तीनों को माना है कि खा जा फा को ही एनसीईआरटी ने क्या माना है? जो है अरबी फारसी वर्ड माना है। तो आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद हम देखते हैं चा वर्ग के बारे में। अब हम अगला वर्ग देखते हैं चा वर्ग। कौन सा? चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आते हैं? तो आप लोग पता होगा कि चा वर्ग में 5 कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चा, छा, जा, झा, या। तो ये कौन सा? एक चा वर्ग है। चा वर्ग में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमानक वर्ड किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है अमानक वर्ड कौन सा है? इसमें ऑप्शन होता है आपके। अमानक वर्ड किसे कहते हैं? वे वर्ड जिनको हिंदी में अब स्थान नहीं रहा, क्या होते हैं? अमानक। वो जो हिंदी में जिनको स्थान अब नहीं रहा उसे क्या कहते हैं? अमानक वर्ड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ऐसे रहेगा, अमानक वर्ड किसे कहते हैं? तो इसमें रहेगा चा, जा और एक झा होता है, एक खा होता है। तो पहले झा इस तरह से कुछ लिखा जाता है, तो अब ये क्या हो गया? हमारा अमानक वर्ड हो गया कि हिंदी में अब इस वर्ड का जो है मान नहीं रहा। ये क्या हो गया है? अमानक वर्ड हो गया। तो चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो आप लोग चा, छा, जा, झा, इया। अमानक वर्ड कौन से पूछेगा? हमेशा ऑप्शन में ही रहता है, इसी तरह से बना रहेगा। मतलब वही वर्ड जिनको हिंदी में हम लोग वही वर्ड जिनका हिंदी में मान नहीं है, जो हिंदी में मान्य नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? अमानक वर्ड कहेंगे। तो ये था चा वर्ग। अब आप लोग नोट करिएगा, बहुत बार पूछा गया अमानक वर्ड कौन सा होता है। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह बना रहता है इस तरह से। तो चा, जा, देखिए चा तो मानक है, जा भी मानक है और खा भी मानक है, लेकिन इस तरह से वर्ड आप हिंदी में नहीं देखे होंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये जो है अमानक वर्ड है। जब मैं वर्ड की बात करता हूँ तो वर्ड में कौन कौन से स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। हमने स्वर आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है और अब बात किसका कर रहे हैं? व्यंजन की कर रहे हैं। तो आप लोग इस वर्ग, अब हम लोग अपना अगला वर्ग देखते हैं। वो हमारा अगला वर्ग कौन सा है? टा वर्ग। आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करके फिर टा वर्ग के बारे में बताता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब पाल जी अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप सबको भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं टा वर्ग। टा में कौन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा में टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो बताइए। टा बताइए, ठा बताइए, डा बताइए, ढा और अड़ा। इसी में हमारे आते हैं कौन से? ताड़नजात बिंदु का इसी में प्रयोग करते हैं हम लोग। एक हमारा शब्द होता है ढा और एक होता है अड़ा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसी को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसके नीचे क्या लगा है? इसके नीचे लगा है ताड़नजात चिन्ह। क्या लगा है? ताड़नजात चिन्ह।
हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनके नीचे क्या लगता है, ताड़नजात चिन्ह। इसको कौन सा चिन्ह कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ताड़नजात चिन्ह कहेंगे। हम जो चारों चिन्ह पढ़े हैं, एक पढ़े थे अनुस्वार, एक पढ़े थे पंचमा अक्षर बिंद, एक पढ़े थे ताड़नजात चिन्ह और एक पढ़े थे क्या, नुक्ता चिन्ह। हम लोगों ने नुक्ता चिन्ह के बारे में जाना, अनुस्वार क्या होता है हम लोगों ने इसको स्वरों में देखा था, पंचमा अक्षर बिंद हम लोग देखे थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ताड़नजात चिन्ह। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्ग में आता है। एक बार पूछा गया था कि कर्कश या कठोर व्यंजन, कठोर व्यंजन कर्कश या कठोर व्यंजन एक बार पूछा गया था। तो कर्कश या कठोर व्यंजन पूछेगा तो कौन कौन से होते हैं आपके, देख लीजिएगा, टा, ठा, डा, धा, ये चारों होते हैं। ड़ा इसमें नहीं लेते हैं, ड़ा को इसमें कर्कश या कठोर व्यंजन में हम लोग नहीं लेते हैं। तो कर्कश या कठोर व्यंजन पूछेगा तो इसमें रहेगा कर्कश या कठोर व्यंजन तो बताइए टा, ठा, डा, ड़ा, टा, ठा, डा, ड़ा। तो पूछेंगे तो आप लोग बताइए ये 4 होते हैं। कर्कश या कठोर व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप इस लोग नोट करिए, टा वर्ग में क्या कहते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उच्चित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इसके नीचे क्या लगा होता है, ताड़नजात चिन्ह लगा होता है। इसको टा, ठा, डा, अड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्कश या कठोर व्यंजन भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्कश या कठोर व्यंजन इन्हीं 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप चारों यही बताइएगा। अब आप लोग नोट करिए। अब हम लोग अपने अगले वर्ग में चलते हैं, ता वर्ग में। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला वर्ग कौन है, ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो ता, था, दा, धा, ना। तो कौन कौन से आते हैं हमारे, ता, था, दा, धा, ना। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोंडी। इसको क्या कहते हैं, गोंडी कहते हैं। देखिए जिन व्यंजनों पर, देखिए गोंडी जिन व्यंजनों पर लगी होती है, जिन व्यंजनों पर लगी होती है, पर लगी होती है, वहाँ पर शिरोरेखा को तोड़कर व्यंजन को लिखते हैं। व्यंजन को लिखते हैं। गोंडी जिन व्यंजनों पर लगी होती है वहाँ पर शिरोरेखा को तोड़कर व्यंजन लिखते हैं। गोंडी मतलब देखिए ये था पर क्या लगा है, गोंडी लगा। ये धा पर क्या है, गोंडी है। इसको हम जब लोग क्या हो, देखो ये शिरोरेखा होता है, ये क्या होता है, एक खड़ी पाई होता है। तो जैसे हम लोग था को लिख रहे हैं, था, तो था यहाँ पर गोंडी है, तो था के नीचे तो शिरोरेखा को हम लोग तोड़ दिए। जैसे हम लोग भा लिख रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रातःकाल, प्रातःकाल। अगर हम लोग प्रातःकाल इस तरह से लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो प्रातःकाल की देखिए गूढ़ी आ गई ना, तो गूढ़ी आने पर क्या कहते हैं, शिरोरेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं। तो वही है, गूढ़ी जिन व्यंजनों पर लगी होती है वहाँ की शिरोरेखा को क्या कहते हैं, तोड़ देते। धा है, धा पर भी गूढ़ी है, तो यहाँ पर शिरोरेखा को क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो वही कहा गया कि जिन व्यंजनों पर गूढ़ी जिन व्यंजनों पर लगी होती है वहाँ शिरोरेखा को तोड़कर व्यंजन लिखते हैं। देखिए मैं धा को लिखा हूँ और था को लिखा हूँ, या प्रातःकाल इस तरह से यहाँ पर शिरोरेखा का पूरी तरह से लिख देंगे तो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गूढ़ी जिन व्यंजनों की ऊपर लगी होती है शिरोरेखा क्या करते हैं, तोड़ कर लिखते हैं। जैसे था पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, और धा ऐसे लिखा था। प्रातःकाल अगर शिरोरेखा ऐसे हमेशा लिखा जाता है एक ही, लेकिन यहाँ पर गूढ़ी आने के बाद क्या कहिए, हम लोगों ने शिरोरेखा को तोड़ दिया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ग पर।
अब हम लोग देखते हैं पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। तो पा वर्ग में कौन से आते हैं? तो पा, फा, बा, भा, मा। तो देखिए हम लोग भा को किस तरह से लिख रहे हैं, बूढ़ी है ना, तो भा को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से रेखा को क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ कर लिखते हैं। तो भा को इस तरह से लिखा जाता है। ये थे हमारे 5 वर्ग। तो 5 वर्ग कहें या स्पर्शी व्यंजन कहें या वर्गी व्यंजन कहें, तो ये थे। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। तो अब इसमें पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि पा में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। तो प्रत्येक वर्ग के बारे में हम लोगों ने कुछ ना कुछ विशेषता देखी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो उसको किस प्रकार से बोला जाता है। जब हम व्यंजनों को पढ़ते हैं, पहले हम किस तरह से पढ़ते थे, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। लेकिन अब हमको इस तरह से नहीं पढ़ना है। पहले हम इसलिए पढ़ते थे जिससे हमको याद हो जाए, लेकिन अब हम किससे पढ़ते? हम जब भी व्यंजन से पढ़ेंगे उसके पीछे क्या लगाएंगे? कार प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार प्रत्यय लगाएंगे। तो अब से हम जिस भी व्यंजन को पढ़ेंगे, हम व्यंजन को पढ़ते समय कार प्रत्यय लगाकर पढ़ते हैं। तो हम जब भी व्यंजन को पढ़ते हैं क्या लगा के पढ़ते हैं? कार प्रत्यय। जैसे मैं पढ़ूंगा, अब का है तो मैं का से कबूतर नहीं पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा क्या? काकार। जैसे खा, इसको क्या पढ़ूंगा? खाकार। सा को क्या पढ़ूंगा? साकार। तो इस तरह से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि का से कबूतर, खा से खरगोश। तो इसलिए कहा गया हम जब व्यंजनों को पढ़ते हैं, पढ़ते समय कार प्रत्यय लगाकर पढ़ते हैं। हम व्यंजनों को पढ़ते समय क्या करते हैं? कार प्रत्यय लगाकर पढ़ते हैं। जैसे का है कार प्रत्यय, जैसे काकार, खखार, गगार, साकार। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस तरह से, अब व्यंजनों को जब भी पढ़े थे किस तरह पढ़ेंगे? काकार, खकार, साकार। तो आप लोग देखिएगा, इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के प्रकार। बहुत बार पूछा गया कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो आप लोग जानिएगा व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आप लोग कोई पूछेगा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने बताएंगे? 5 प्रकार बताएंगे। तो पहला कौन सा है? पहला बताएंगे आप स्पर्श व्यंजन, दूसरा आप लोग बताएंगे अंतस्थ व्यंजन, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तीसरा आप लोग बताएंगे ऊष्म व्यंजन, चौथा आप लोग बताएंगे संयुक्त व्यंजन, पांचवा आप लोग क्या बताएंगे? द्विगुण व्यंजन, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण या उच्छित व्यंजन। ये हम लोगों ने व्यंजन की एक समान जानकारी देखा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन का वर्गीकरण। जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, देखिए स्पर्श व्यंजन अलग होता है, स्पर्शी व्यंजन अलग होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आप लोग जितना आज पढ़ाया गया इसको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। कल हम जब आएंगे इसके आगे से शुरुआत करेंगे।
तो आपको बता दें तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर पहले स्टूडेंट जो ऑफलाइन के जुड़े हुए पाल जी जुड़े हैं। अब से लगातार पाल जी यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे। तो पाल जी भी अच्छी तरह से नोट्स बना रहे हैं, आप भी लोग भी अच्छे से तैयार करिएगा और सक्सेस सेंटर से जुड़े रहिए। जो मैथ की क्लास चल रही पेट के लिए, जो पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जुड़िए और पढ़िए। यहाँ से 20 नंबर जो अगर पेट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैथ जो है जो 25 नंबर का है, जो 25 नंबर में जो अच्छा स्कोर करेगा उसी का नंबर बढ़ेगा। काहे जो है जीएस या हिंदी में उतना लगभग सभी करेंगे, जितना आप करेंगे उतना वो भी करेगा। अगर आपको प्लस पॉइंट होना है तो आपको मैथ और रीजनिंग सही करना होगा। और जो 30 नंबर हमारा जो 25 से 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर वो हमारा नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। जो मैथ और रीजनिंग में नंबर अच्छे पाएंगे उन्हीं का नंबर जो है 70 या 80 जाएगा, और नहीं तो लगभग सभी का नंबर जो 50-55 के बीच में रहेगा। अगर जीएस और हिंदी पे आप लोग डिपेंड है तो जान लीजिए 50 और 55 या बहुत ज़्यादा 60 नंबर, इससे ज़्यादा आप जो है स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन मैथ में जो पेट का जो 25 नंबर का मैथ है और 5 नंबर का रीजनिंग है, 30 नंबर में अगर आप लोग जो है 28 या 29 नंबर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग पेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जुड़िए, पढ़िए। बहुत सरल भाषा में मैथ पढ़ाया जा रहा है और मैं जीएस की भी क्लास लेकर आ रहा हूँ, आपको संविधान में ही पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद हमारी टीम में और भी टीचर आ रहे हैं जो कि आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग सक्सेस सेंटर से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह से चैनल को और बढ़ाइए। आपको कल आरबी सर जो है टेलीग्राम नंबर भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और जो क्विज भी कराया जाएगा उस पर। तो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट देने की तैयारी है। तो आप लोग सक्सेस सेंटर से जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।